हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद कुमार स्वागत करता हूं आपका पीके क्लासेस भीलवाड़ा में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से उसी के 7वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है विचित्र साक्षी। विचित्र का मतलब होता है अनोखा और साक्षी का मतलब होता है गवाह। इसका अर्थ क्या हो गया? अनोखा गवाह। आइए इस पाठ के सार को देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी कहानी है। तो देखिए, यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके, इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसे ही मार्ग का अनुसरण किया गया है। तो पहली बात तो ये होगी कि इस पाठ के रचयिता कौन है। इस पाठ की रचना करने वाले हैं ओम प्रकाश ठाकुर। ओम प्रकाश ठाकुर ने इस कथा को लिखा है, ठीक है। और इस कथा के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा एक न्यायाधीश के बारे में, एक बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश हैं, उनके बारे में, उसकी युक्तियों के बारे में बताया गया है कि सबूत न होते हुए भी किस प्रकार से दोषी को सज़ा दी गई और निर्दोष को सज़ा होने से बचाया गया। ये इस पाठ के अंदर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। किंचित का मतलब, कंचन का मतलब होता है किसी निर्धन व्यक्ति ने बहुत ही परिश्रम से कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन सौपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दायित्वं सफलो जाता। इससे उसी धन से वह अपने पुत्र का महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है। ततनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूतः। उसका बेटा, ततनय मतलब उसका बेटा, वहीं छात्रावास में रहकर वहीं पढ़ाई में लग जाता है। एकदा सह पिता, एक दिन वह पिता तनुजस्य रुग्णतामार्य व्याकुलो जाता है, यानी कि अपने ही पुत्र की बीमारी के बारे में सुनकर, तनुजस्य मतलब पुत्र, अपने पुत्र के रोग होने के कारण या बीमारी की बात सुनकर व्याकुलो जाता है, दुखी हो जाता है। और पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए जाता है। परम अर्थकाश्चर्येण पीड़ित सह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत है। बस यान के धन के अभाव में, परम अर्थकाश्चर्येण का मतलब क्या होता है कि धन का अभाव, यानी कि धन के अभाव से पीड़ित वह बस यान यानी कि बस के बिना ही पदातिरेव प्राचलत है, यानी कि पैरों से ही, यानी कि पैदल ही चला जाता है। इसके हिंदी अर्थ को भी देख लेते हैं साथ में। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उस धन से वह अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। वह बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर व्याकुल हो गया, दुखी हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल दिया। परंतु धन के अभाव के कारण दुखी वह बस को छोड़कर पैदल ही चल दिया। यानी कि एक गरीब व्यक्ति है, धन कमाता है और अपने बेटे का एडमिशन किसी कॉलेज महाविद्यालय में कराता है, और एक दिन अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुनकर वह उसके हालचाल पूछने के लिए पैदल ही चला जाता है। बस में क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। आइए आगे शुरू करते हैं। देखिए, पदातिक्रमेण संचलन सायं
समय अपश्यो गंतव्यात दूरे आसीत, यानी कि पैदल चलते हुए संचलन मतलब चलते हुए सायं यानी कि शाम हो गई। सायं समय अपयशो गंतव्यात दूरे आसित, यानी कि शाम हो गई फिर भी उनका गंतव्य उनकी मंजिल दूर थी, यानी कि कॉलेज अभी बहुत दूर था। निशा अंधकारे प्रसरते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुबह, यानी कि रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में, यानी कि रात निशा अंधिकारे मतलब रात का अंधेरा फैलने पर विजनी प्रदेश मतलब सुनसान, यानी कि एकांत प्रदेश में पैदल चलना सही नहीं है, घूमना सही नहीं है। एवं विचारे, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच के वह पार्श्वे स्थित है, यानी कि पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवासम कुर्तुम, रात्रि में रुकने के लिए, निवास करने के लिए किंचित गृहस्थ मुपागत है, यानी कि किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास जाता है। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणापरी उस गृहस्थ आदमी ने उसे आश्रय दे देता है, यानी कि उस व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को रहने के लिए बोल देता है कि आप यहाँ पे रुक सकते हैं रात्रि के लिए। विचित्रादेव गति, भाग्य की गति अनोखी है। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट, यानी कि उसी ही रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस आया, यानी तस्यामेव यानी कि उसी रात्रि को उसी घर में कोई चोर घर के अंदर घुस आया। तत्र वहाँ निहिता में काम मंजूषात आदाय पलायित, वहाँ रखी हुई मंजूषा मतलब पेटी को आदाय मतलब लेकर पलायित भाग जाता है, यानी कि उसी घर में रखी हुई एक पेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। चोरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकया तमन्व धावत अग्रहणाश्च, और चोर के पैरों की ध्वनि को सुनकर वह अतिथि, सोया हुआ अतिथि चोर की शंका, यानी कि वह सोचता है कि चोर आया है, यह जानकर उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। अग्रहणाच मतलब पकड़ लेता है। परम लेकिन विचित्रम अघटत, विचित्र घटना घट जाती है, विचित्र बात हो जाती है। चोरः एव उच्चे क्रोशितो मारब्ध चोरो अयम इति, लेकिन उल्टा चोर ही क्या करता है, बोलने लग जाता है कि यह चोर है, यह चोर है। यानी कि यहाँ तक कहानी कहाँ तक आई कि वह व्यक्ति जिस घर में रुका हुआ था उस घर में चोर घुस जाता है और वहाँ रखी हुई पेटी को लेकर भागने लगता है। लेकिन चोर की पैरों की आवाज़ सुनकर वह सोया हुआ अतिथि चोर की शंका से, यानी कि घर में चोर घुसा है ये जानकर उसके पीछे दौड़ता है और उसको पकड़ लेता है। लेकिन एक विचित्र घटना घटती है, चोर ही उल्टा जोर से चिल्लाने लगता है कि यह चोर है, यह चोर है। यानी कि किसको चोर बताता है, चोर खुद किसको चोर बताता है, उस अतिथि को, ठीक है, जो उसे पकड़ता है। तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासीन सौग्रहात निष्क्रम्य तत्रागच्छन्, यानी कि उसकी तार स्वरेण मतलब जोर से आवाज़ सुनकर प्रबुद्धा मतलब जगे हुए ग्रामवासी अपने घर से बाहर आते हैं, निष्क्रम्य मतलब निकलकर बाहर आते हैं, और तत्रागच्छन् मतलब वहाँ आ जाते हैं।
वराकमतिथिमेव च चोरम मत्वा भर्ष्यन्, यानी कि उसी अतिथि को चोर समझकर लोग उसको डांटते हैं, उनके बारे में भला बुरा कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? उस अतिथि को। जबकि चोर कौन था? वो चोरी करने वाला है ना, लेकिन उल्टा चोर चिल्लाता है कि ये चोर है, ये चोर है, और किसे चोर बताया जाता है? उस अतिथि को। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोरा आसीत्, लेकिन गांव का आरक्षी ही चोर था, यानी कि गांव की रखवाली करने वाला ही चोर था, वही घर में घुसा था, उसने ही चोरी की थी। लेकिन चोर किसे समझ रहे हैं लोग? अतिथि को। जबकि अतिथि ने तो उसको पकड़ा था चोरी करते हुए। तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम अतिथि चोरायम इति प्रख्यात कारागृहे प्राक्षिपत, यानी कि उसी क्षण रक्षा पुरुष यानी कि पुलिस वहाँ आती है और अतिथि को चोर समझकर उसे कारागृह में डाल देती है, यानी कि प्राक्षिपत यानी कि डाल देती है। इसके हिंदी अर्थ को भी देख लेते हैं हम। भाग्य की गति विचित्र है, उस ही रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुसा, वहाँ रखी हुई पेटी को उठाकर ले गया। चोर के पैरों की आवाज़ से जागे हुए अतिथि ने चोर की शंका होने से उसका पीछा किया और पकड़ लिया। परंतु विचित्र विचित्र घटना हुई। चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। उसके तेज स्वर से जागे हुए गांव के लोग अपने घर से बाहर आए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का सिपाही चोर था, यानी कि गांव की रक्षा करने वाला, यानी गांव का पहरेदार ही चोर था। उस ही समय सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डलवा दिया, यानी कि डाल दिया। यानी कि उसी समय पुलिस आती है और अतिथि को जेल में डाल देती है। अग्रिमे दिने, अगले दिन सह आरक्षी चोराभियोगी तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी का मतलब क्या है? आरक्षी का मतलब होता है आरोपी। वह आरोपी चोराभियोगी चोरी के अभाव में तम न्यायालयम नीतवान, यानी कि उसको न्यायालय यानी कि अदालत ले जाया गया। यानी कि अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। किसको लेके गया था? अदालत किसको लेके गया था? उस जो मेहमान था, अतिथि था, उसको लेके गया चोरी के अभाव में, है ना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र उपाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, यानी कि न्यायाधीश बंकिम चंद्र उनसे अलग अलग बातें पूछते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। सर्वम व्रतमगत्य सह तम निर्दोषम अमन्यत, सभी बातें सुनकर वह उसे निर्दोष मानता है। किसे निर्दोष मानता है भाई? उस अतिथि को। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और जो आरक्षी था उसे दोषी मानता है, उसको चोर मानता है। किंतु प्रमाणाभावात, लेकिन सबूत के अभाव में, सबूत न होने के कारण स निर्णयतुम न शक्नोति, वह फैसला नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि अब इसको सजा दे या नहीं दे। अलग अलग बातें सुनने के बाद में न्यायाधीश को पता चल गया कि ये जो मेहमान है, ये जो मेहमान ने चोरी नहीं की, जबकि चोरी किसने की? आरक्षी ने। लेकिन सबूत नहीं है, फैसला कैसे सुनाई? तो फिर बाद में क्या होता है? ततो असो तव अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब वह न्यायाधीश क्या करता है? उन दोनों को अग्रिमे दिने यानी कि अगले दिन वापस उपस्थित, यानी कि वापस अदालत में आने के लिए आदेश देता है। कि कल तुम वापस यहाँ आना। अन्येदु तव न्यायालय स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तो, अगले दिन
वे दोनों, तव का मतलब क्या होता है, वे दोनों अदालत में अपना अपना पक्ष वापिस रखते हैं, वापिस अपनी बात कहते हैं। तदेव तब कश्चन ततगत्य कर्मचारी समागत्य निवेदित, तभी वो जब बातें न्यायाधीश उनसे बातें पूछ रहा था, वह वापस अलग अलग बातें रख रहे थे, तभी एक कर्मचारी आता है वहाँ पे अदालत में काम करने वाला, और निवेदित और कहता है, यत इत क्रोश द्वय अंतराले, यानी कि यहाँ से 2 कोस दूर, कश्चिन जनय केनापि हंत, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। यानी कि वो कर्मचारी क्या कहता है कि यहाँ से 2 कोस दूर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। और तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राजमार्ग निकषा वर्तते, राजमार्ग के किनारे पड़ा हुआ है, राजमार्ग के जो हाईवे है, रोड है, उसके किनारे पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, यानी आदेश दीजिए क्या करें। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुमादिष्टवान, न्यायाधीश आरक्षी और अभियुक्त, यानी कि वो 2 आदमी थे ना, एक तो अतिथि था और एक आरक्षी जो गांव की रक्षा करता है, जो चोर था, उन दोनों को क्या करता है, उस मृत शव को अदालत में लाने का आदेश देते हैं। कौन देते हैं? जज देते हैं। इसके हिंदी अर्थ को देखते हैं वापस। देखिए, अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों को अलग अलग विवरण सुने, दोनों से अलग अलग विवरण सुने। पूरा वृत्तांत सुनकर उसने उसे निर्दोष माना और पुलिस वाले को दोषी, यानी कि जो गांव की रक्षा कर रहा था आरक्षी, उसको दोषी माना। लेकिन साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। कौन निर्णय नहीं कर सका? न्यायाधीश। तब उन दोनों को अगले दिन उपस्थित रहने का आदेश दिया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तभी वहाँ किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस दूर मध्य में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है, यानी कि उस व्यक्ति को किसने मार दिया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास, यानी कि हाईवे के पास है। आदेश दे कि क्या करना चाहिए। तो न्यायाधीश ने सिपाही और आरोपी को दोनों को उसका शव न्यायालय में लाने के लिए कहा, यानी कि न्यायालय में लाने का आदेश दे दिया। आदेश प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश पाकर वह दोनों चले जाते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहंतो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो, वहाँ आकर लकड़ी के तख्त पर रखे, निहितम मतलब रखे, पट्टा आच्छादित मतलब कपड़े से ढके हुए, देहम मतलब मृत शरीर को अपने कंधे पर वहन करते हैं, कंधे पर रखकर न्यायाधीश न्यायालय की ओर आते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देहम आसीत, जो आरक्षी जो था, जो चोर जो था, जिसने असली चोरी की थी, जो गांव का रखवाला था, वह सुपुष्ट देहम यानी कि हट्टा कट्टा था। अभियुक्तश्च अतीव कृष्यकाय, और जो मेहमान था, जो अतिथि था, वो बहुत ही कृष्यकाय मतलब दुबला पतला था। भारवतः स्वयस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, और उस कृष्यकाय व्यक्ति यानी कि दुबले पतले आदमी के लिए उस शव को कंधे पर वहन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, दुष्कर्म हो रहा था, यानी कि उसको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। स भार वेदनाएं क्रदंती स्म, वह वजन के कारण रोने लग जाता है, क्रदन करने लग जाता है। तस्य क्रदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, उसके रोने की आवाज़ को सुनकर
निशम्य का मतलब क्या होता है? सुनकर। मुदित आरक्षी तमुवाच, आरक्षी उससे कहता है, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने, उस दिन, त्वया अयम अयम चोरितायां मंजुषायां ग्रहणाद वारिता, उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे पेटी को चोरी करने से ग्रहणाद मतलब रोक दिया था। इदानीम निज कृतस्य फलम बुभुक्ष, भुक्ष्व, यानी कि इसी कारण, यानी कि तेरे इसी कार्य करने के कारण तुम ये फल भोग रहे हो, यानी कि फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे तम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, यानी कि इस चोरी के अभाव में तेरे को 3 वर्ष का कारावास मिलेगा। यानी कि तूने चोरी की है, अब चोरी का आरोप तेरे ऊपर है, तो अब तेरे को क्या मिलेगा? 3 साल की सज़ा मिलेगी। इति प्रोच्य उच्चे अहसन, यह बोलकर, प्रोच्य मतलब बोलकर, उच्चे अहसन मतलब जोर से हंसता है। यथा कंचित उभो शवमानी एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो, और न्यायालय में आकर उस शव को एक चबूतरे के ऊपर रख देते हैं। इसके हिंदी अर्थ को भी देखते हैं नीचे। देखिए, आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। वहां आकर लकड़ी के तख्त पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को, यानी कि शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायाधीश की ओर चल दिए। सिपाही सुपुष्ट शरीर वाला था और आरोपी अत्यंत दुर्बल शरीर वाला था। भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए कठिन था। वह भार की पीड़ा से रोने लगा। उसके रोने को सुनकर प्रसन्न हुए, खुश हुए सिपाही ने उसे कहा, रे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया। इस समय अपने किए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का कारावास मिलेगा, 3 वर्ष की जेल होगी। ऐसा कहकर जोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने शव को लेकर एक चौराहे पर रुक गए, यानी कि वहाँ न्यायालय में लेके आ गए थे। आगे देखिए, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनायां विषय व्यक्तुम आदिष्टवती, न्यायाधीश ने वापस किस प्रकार से चोरी हुई, किसने चोरी की, किसने पकड़ा, वो सारी घटनाएं वापस बताने के लिए कहता है। कौन कहता है? न्यायाधीश कहता है। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवंती, आरक्षिणी मतलब सिपाही ने अपना पक्ष वापस रखते हुए आश्चर्य हुआ, यानी कि वापस सिपाही था, जो पहरेदार था, वो सारी बात वापस बताता है। लेकिन आश्चर्यमय घटत, लेकिन एक आश्चर्यजनक घटना हो जाती है। कौन सी घटना होती है? सहस व प्रावार कर्म प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद निवेद्यताम, यानी कि वह मृत शरीर, यानी कि वह मरा हुआ व्यक्ति खड़ा होता है, चद्दर को हटा के खड़ा होता है और न्यायाधीश का अभिवादन करता है, न्यायाधीश को नमस्कार करता है और बोलता है, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनीन यदुक्तम तत् वर्णयामि, इस आरक्षी ने जो कुछ रास्ते में कहा वह वर्णयामि मतलब वह बोल रहा हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारिता, कि तुमने मुझे चोरी की हुई पेटी को चोरी नहीं करने दिया, यानी कि पेटी को चोरी नहीं करने दिया। अतः इसलिए निज कृतस्य फलम बुभुक्षे, इसलिए तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे तम वर्ष त्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे इति, इस चोरी के अभाव में तेरे को 3 साल की सज़ा होगी। ये सारी बात मैंने सुनी और मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कौन कहता है? वो मृत शरीर वाला। न्यायाधीशे आरक्षणे कारादंडम आदिश्यत तम
जनः स सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश उस आरक्षी यानी कि जो गांव का पहरेदार था उसको जेल में डालते हैं और उस जो आरक्षी था, जो मेहमान था, उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अतएवोच्यते अतः एवोच्यते इसलिए कहा गया है। आगे देखते हैं, इसके हिंदी अर्थ को भी देखते हैं। न्यायाधीश ने फिर से घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। सिपाही के अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए आश्चर्य हुआ। उस शव के ऊपर वस्त्र हटाकर न्यायाधीश को प्रणाम करके निवेदन किया। यानी कि उस शव ने ऊपरी वस्त्र को हटाकर, यानी कि शव अपने ऊपर ढके हुए चादर को हटाकर खड़ा होता है और न्यायाधीश को प्रणाम करता है और कहता है, मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया है वह बता रहा हूँ, यानी कि वह बताता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की पेटी को ग्रहण करने से रोका गया, अतः अपने कर्म का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम्हें 3 साल की सजा होगी, यानी कारावास मिलेगा। न्यायाधीश ने सिपाही को कारावास के दंड का आदेश दिया और उस व्यक्ति को ससम्मान सहित मुक्त किया। इसलिए ही कहा गया है, दुष्कराणामपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तं समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। यानी कि इसके अन्वय को देखते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि अपि नीति युक्तं समावलंब्य लीलया एव प्रकुर्वते। यानी कि बुद्धि और संपत्ति सहित व्यक्ति कठिन काम भी नीति और युक्ति का आश्रय लेकर आसानी से ही कर देते हैं। यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति अगर सबूत नहीं है तो भी अपने बुद्धिमान से, यानी कि अपने बुद्धि के कारण बड़े से बड़े काम को भी आसानी से हल कर लेते हैं।